अमेरिका और ईरान के बीच बीते 25 दिनों से जारी युद्ध के बीच मोदी सरकार ने आज पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही संसद के दोनों सदनों में तेल गैस संकट और भारत के रुख पर अपनी बात को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब इस बैठक के जरिए दुनिया को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि संकट की इस घड़ी में पूरा भारत और सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब देश में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या भारत एक बार फिर से कोरोना काल जैसे कड़े फैसले की ओर बढ़ रहा है। क्या सरकार आने वाले दिनों में कुछ बड़े कदम उठा सकती है, ये सवाल है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक शाम 5 बजे बुलाई है। मिडिल ईस्ट के हालात पर बैठक के लिए ये सभी दलों को आह्वान किया गया है कि आज इस बैठक में हिस्सा लें। हालांकि खबर यह भी है कि ये बैठक भी हंगामेदार हो सकती है। विदेश नीति को लेकर के विपक्ष यहां सवाल उठा सकता है। आज शाम 5 बजे ये बैठक है और इस बैठक के जरिए कोशिश यही कि दुनिया को संदेश जाए कि संकट की इस घड़ी में यहां दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान एकजुट है और संकट से चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ पहले ही बैठकें कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में अभिभाषण दिया, फिर उन्होंने राज्यसभा में सरकार के स्टैंड को सामने रखा। अब यहां विपक्ष को साधने की कोशिश होगी, विपक्ष के साथ बैठक होगी। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से रायशुमारी करते हुए, चर्चा करते हुए देश में कोई बड़ा फैसला या कड़ा फैसला ला सकते हैं श्वेता? और विपक्ष क्या इसको लेकर के करता है? क्या विपक्ष यहां पर भी सदन की तरह हंगामा करेगा, सवाल उठाएगा? ये देखना भी होगा, क्योंकि जरूरी ये है कि जिस तरह से ऊर्जा संकट से वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं, हर देश जूझ रहा है, उसमें भारत एक एकजुटता की तस्वीर सामने रखे। बड़ी बात यह है कि विपक्ष मांग करता रहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर और जानिए। ऊर्जा संकट पर मोदी सरकार की बड़ी बैठक है। सर्वदलीय बैठक में ऊर्जा संकट से निपटने पर चर्चा हो सकती है। ऊर्जा संकट को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यानी कि आज शाम की जो ये बैठक है, कई मायनों में बहुत अहम अनुराग हो सकता है। इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसलों की जानकारी देश की जनता के सामने रखी जाए। मोदी सदन में कह चुके हैं कि कोरोना काल जैसे सब मिलकर लड़े थे, वैसे ही लड़ेंगे। युद्ध संकट के बीच कल राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, कैसे संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन जैसा कुछ हो सकता है या उस तरह के कोई फैसले लिए जा सकते हैं, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यसभा में दिए गए अभिभाषण में सुनिए। परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति
टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संबोधन देते हुए देश को मौजूदा हालात बताए, सरकार का स्टैंड बताया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश से इस बात का आह्वान करें कि अब देशवासी थोड़ा सा कड़े फैसलों के लिए तैयार है। हमारे साथ इस पूरी खबर के एक एक मायने बताने के लिए, जमीनी हकीकत दिखाने के लिए नवभारत के रिपोर्टर्स ग्राउंड से सीधे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए हैं संसद के बाहर से लाइव, हिमांशु तिवारी हमारे साथ विजय चौक से लाइव जुड़ गए हैं, रंजिता झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, अतुल सिंह हमारे साथ मुंबई से, ध्रुव संचानिया हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अमित कुमार के पास और उनसे सवाल समझते हैं। क्या अमित जी किसी बड़े और कड़े फैसले की तैयारी में मोदी सरकार नजर आ रही है, जिस तरह से आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है? जरूर रही है, भले अभी उस तरफ बढ़ नहीं रही है, लेकिन देखिए हालात, क्योंकि ये वैश्विक हालात है और ये दुनिया में जो संकट है उसका असर सीधे सीधे असर भारत पर पड़ेगा, इसको प्रधानमंत्री ने कहा भी है। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध अगर 4 दिन 10 दिन या 15 दिन में खत्म भी होता तो उसके दुष्प्रभाव जो प्रधानमंत्री ने इंडिकेट किया, उसकी तरफ जो इंडिकेट किया, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, जो हो सकता है कि लंबा तक चले। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो बैठक बुलाने की एक बड़ी वजह यह है कि अपने जो तमाम जो सरकार के जो आप कह सकते हैं कि दल है या विपक्ष के दल है, सबको एक ऑनबोर्ड करना, उनको हालात के बारे में पूरी जानकारी देना, क्योंकि कई बातें सदन के भीतर नहीं कही जा सकती, जो हालात है वो आपको सर्वदलीय बैठक बताई जाती है। तो तमाम लोगों को उनकी जानकारी दी जाएगी, उनसे सुझाव माने जाएंगे और निश्चित तौर पर, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए सरकार को भी तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी आगे आए। और इसीलिए मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि कोरोना काल की तरह सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और आम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कदम उठाने होंगे अगर भविष्य में भी हमको सही रखना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, जो मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जो आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, उसके लिए वो कमेटी काम कर रही है। और मुझे लगता है शाम को बार देश का विपक्ष कहता रहा है कि सरकार बड़े फैसलों में विपक्ष को शामिल नहीं करता, उस लिहाज से आज की सर्वदलीय बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित, आपका रुख एक बार फिर से करें। रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए संसद से। रविकांत, सरकार के स्तर पर 2 चुनौतियां हैं, मतलब सरकार के लेवल पर 2 चुनौतियां हैं, एक संकट काल में एनर्जी सप्लाई को बनाए रखना और दूसरा अफवाहबाजों से निपटना। दोनों मोर्चों पर क्या रणनीति सरकार की नजर आती है, रविकांत? देखिए अनुराग, परिस्थितियां विषम है, इस बात की जानकारी सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने दी है। अब इसी बात को सभी राजनीतिक दलों के सामने सरकार रखने जा रही है। आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर बुलाई गई है। सूत्र ये बताते हैं कि 2 ऑफिशियल प्रेजेंटेशन जो है इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। अभी जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें भारत क्या क्या कर रहा है, इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस
एस जयशंकर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा कि अफवाह से कैसे निपटेंगे और जो ऊर्जा का संकट है उसको लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है क्या कर रही है, वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और कौन कौन से कंट्री है जहां से हम अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए लगातार संपर्क में है। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हर रोज इस बात की जानकारी देती है और जमाखोरों के खिलाफ जो भी एक्शन होना चाहिए वो गृह मंत्रालय से राज्य जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आज की जो सर्वदलीय बैठक है वो इस बात को लेकर है कि विपक्ष को यथास्थिति जो भी एक्चुअल फिगर हैं और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उनसे अवगत कराया जाए और सरकार ये उम्मीद कर रही है विपक्ष से कि ये परिस्थितियां कोई सामान्य नहीं है और ऐसे में पूरे भारत को एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करना होगा क्योंकि ये ग्लोबल सिनेरियो है। इसीलिए विपक्ष के हर सवाल का जवाब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रिपोर्टर्स हमारे साथ देश के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु तिवारी का रुख कर लेते हैं, विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों ही जगहों पर लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की ओर इशारा किया कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है और ऐसे में देश के नागरिकों के लिए भी हो सकता है कि आज जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें हो सकता है कि कुछ निर्णय लिए जाए, जैसा कि हमने और जो देश प्रभावित हैं वहां पर देखे कि कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया है, जो पश्चिमी एशिया की जो स्थिति बनी हुई है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य मार्ग में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे न सिर्फ तेल की ईंधन की आवाजाही पर ही असर पड़ा बल्कि और भी अन्य चीजों पर असर पड़ा है। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में ये चीज कही है कि ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार को ये पता है कि यदि ये युद्ध अगले 2-3 महीने और खिंच गया तो आने वाले 6-7 महीने तक जो परिस्थितियां हैं वो भयावह हो सकती हैं, विकट हो सकती हैं और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि जो देश में ऊर्जा की आपूर्ति है या अन्य चीजों की आपूर्ति है वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो। उसके लिए ग्रुप भी बनाए गए हैं, 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं, वो लगातार डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप अलग अलग चीजों को लेकर डिस्कस कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस आने वाले दिनों में आ सकती हैं जिससे कि देश के नागरिकों को ऊर्जा बचाने। हिमांशु, बड़ी बात यह कि सरकार अपने स्तर पर बहुत सारे कदम उठा रही है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते फिर रंजिता का रुख करेंगे। खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए कृषि मंत्री बैठक कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये चर्चा हो रही है। तो इससे पहले आपने देखा कि अफवाहों से निपटने के लिए, अफवाहों पर जो बातें हैं सरकार की वो क्लियर रखने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात सामने रखी थी। अब खाद्य की पर्याप्त सप्लाई रहे, उपलब्धता सुनिश्चित रहे, कालाबाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसको लेकर के कृषि मंत्री अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। देश में चूंकि सवाल इसको लेकर भी उठाया जा रहा था कि न सिर्फ गैस बल्कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल और खाद पर भी संकट आ सकता है। ऐसे में हर डिपार्टमेंट के मतलब हर मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी ओर से एक्टिव हैं। शिवराज सिंह चौहान तत्परता दिखाते हुए खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए इस वक्त कृषि मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रंजीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। रंजीता, एक तरफ तो सरकार की यह सक्रियता जिसमें की कोशिश ये की जा रही है कि कैसे लोगों को कम से कम परेशानी में डाला जाए, दूसरा जो आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था, मुश्किल हालातों में सरकार जो है वो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाती, विपक्ष को अपने भरोसे में नहीं लेती। आज विपक्ष का क्या रुख देखने को मिल सकता है सरकार की सर्वदलीय बैठक में? देखिए, विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर पहले भी सदन के अंदर और सदन के बाहर ये स्पष्ट करता हुआ दिखा कि जो भी देश की अभी स्थिति है, साउथ जो लगातार जो वेस्ट एशिया की जो चीजें चल रही है उसमें क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है। आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए। एक बहुत बड़ी खबर दरअसल सामने आ गई है, उस पर जानकारी देने के बाद आपके पास लौटते। एलपीजी बुकिंग पर तेल कंपनियों ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब सिंगल सिलेंडर की 25 दिन बाद बुकिंग होगी, डबल सिलेंडर वालों को 35 दिन बाद बुकिंग मिलेगी, उज्ज्वला सिलेंडर वालों को 45 दिन बाद बुकिंग मिलेगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। तो सिलेंडरों की जमाखोरी, सिलेंडरों की कालाबाजारी, इस तरह के जो हमने देखा है कि मामले सामने आए हैं जब से ये पैनिक फैला है उसके बाद, और इसी को लेकर के अब जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने नए नियम लागू कर दिए हैं। सिंगल सिलेंडर की अब 25 दिन बाद ही बुकिंग हो पाएगी। ये गाइडलाइंस ये एलपीजी सिलेंडर को लेकर है, चूंकि गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा कतर से गैस आती है, वहां पर इस वक्त युद्ध वाले हालातों में सप्लाई बाधित हुई है और ऐसे में देश के अंदर जमाखोर एक्टिव ना रहे, लोगों को एलपीजी
एलपीजी मिलती रहे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों के घर का चूल्हा जलता रहे और ऐसे में कुछ गाइडलाइंस एलपीजी को लेकर तय किए गए। और बहुत जरूरी है कि अनुराग, जिन लोगों के घर पर जो लोग यूज भी करते हैं वो भी थोड़ा संभल कर अभी बचा करके ऊर्जा की खपत करें, ताकि देश जिन मुश्किल हालातों से आगे गुजरने, हालांकि ऐसा ना हो तो बेहतर है, लेकिन लंबी अगर ये युद्ध लड़ाई चलती है तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। ऐसे में तेल कंपनियों ने नए नियम लागू कर दिए हैं। रंजिता हमारे साथ जुड़ी। रंजिता, बात आज की सर्वदलीय बैठक पर भी हो रही थी, प्लीज अपनी वो बात क्लियर करें। और दूसरा, ये जो सैंक्शंस लग रहे हैं धीरे धीरे, क्या आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले वक्त में संकट और गहराता हुआ दिखेगा, क्या हम मानकर चले कि कुछ और गाइडलाइंस भी लोगों पर डाली जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर, और विपक्ष लगातार सरकार से यही मांग करता हुआ दिख रहा था, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। वो कह रहे थे कि सरकार क्लैरिटी दे, न सिर्फ जनता को बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी, कि आखिर देश की स्थिति क्या है। क्या एलपीजी की जमाखोरी की वजह से ही इस तरह का पैनिक सिचुएशन बना हुआ है, या फिर सरकार के पास जो स्टोर करने की क्षमता है और जो सप्लाई आ रहा है उसमें कितना अंतर है। और यही वजह है कि आज की जो सर्वदलीय बैठक है, हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, कल ही उन्होंने कहा कि केरल में चुनावी सभा को उनको संबोधित करना है, इसलिए राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में रहेंगे। जयराम रमेश इस बैठक में शामिल होंगे और विपक्ष की तरफ से सबसे पहले यही सरकार से जो मांगा जाएगा जवाब, वो इस पर कि आखिर एलपीजी की क्या स्थिति है। और इतने समय तक जो विपक्ष लगातार सरकार से कह रही थी कि आप जिम्मेदारी लीजिए, आप अपनी बात खुलकर कहिए और विपक्षी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लग रहा है कि जिस तरह की ऊर्जा संकट की बात कही जा रही है, ऐसे में विपक्ष को अब ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जिस तरह की अभी हमने कुछ देर पहले जो हो सकती है देश के सामने। अतुल सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि हमने देखा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग इस पैनिक में है कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाए। ऐसे में लंबी लंबी कतारें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। मुंबई से क्या तस्वीर अतुल? जी देखिए, जो संकेत प्रधानमंत्री दे रहे थे सदन में, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि जिस तरीके से हम कोविड में लड़े थे, हालात उस तरीके के हो गए हैं। मुश्किल वक्त है, मिलकर लड़ना है। लेकिन जो हालात फिलहाल मुंबई में है, पेट्रोल पंप पे जिस तरीके की दूसरे शहरों में तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर राहत की खबर है कि उस तरीके की पैनिक जो है बाइंग नहीं हो रही है और लोग रिफिल करने के लिए अपनी गाड़ियां नहीं पहुंच रहे। और बांद्रा के एक पेट्रोल पंप से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, नॉर्मल सी सिचुएशन है, इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, वो अपना यहाँ पर रिफिल करा रही हैं। क्योंकि हमने महाराष्ट्र के ही कई सारी ऐसे जगहों पर देखी है जहां पर पेट्रोल पंप पर तेल सप्लाई खत्म होने की अफवाहें उड़ी हैं। उसके बाद से ही देर रात तक लोग गाड़ियां ले लेकर जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर पहुंच रहे थे, चाहे वो जालना हो, चाहे कोल्हापुर हो, शोलापुर हो, संभाजी नगर हो। लेकिन फिलहाल मुंबई इससे अछूता है। नॉर्मल जो है लोगों को पेट्रोल अभी दिए जा रहे हैं। लोग भी इस चीज को लेकर अतुल, हो क्या रहा है कि अभी जंग को लेकर जो हालात बने हुए हैं, सबके अपने परसेप्शन है और उसमें कई लोग जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कम जानकारी की वजह से, और उसके चलते कई बार ये देखने को मिलता है कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों पर उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रहार किया गया है। यूपी में 12,732 जगहों पर जांच की गई और रेड की गई है। एलपीजी की कालाबाजारी के 177 मामलों में एफआईआर भी हुई है, जबकि कालाबाजारी के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गैस आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी की जा रही है, कहीं कोई कालाबाजारी ना करे। ये कालाबाजारी कैसे देश के लिए एक दंश रही है श्वेता, ये हमने कोविड के वक्त में देखा है। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर ली थी, ये तो रसोई गैस की बात है, और यहाँ पर मुनाफे के चक्कर में कुछ लोगों ने अभी भी इसको भंडारण किया हुआ था और अब इस पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें गैस और तेल की किल्लत ना हो इसकी पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन देश में लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है और यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें हैं। लोग सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, बीपीसीएल ने कहा है कि तेल की कमी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बावजूद इसके कुछ लोग इस मामले में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में दिखाई दी, जहां पर कई पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भराने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करते हुए नजर आए। उज्जैन हो, इंदौर हो, खंडवा में भी लोगों की भीड़ यहां नजर आई है। तीनों तस्वीरें आपके सामने, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको तमाम राज्यों के हालात बता रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी ध्रुव जुड़ गए। ध्रुव, मध्य प्रदेश में तो लोगों के पास थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है जो तस्वीरों में दिख रहा है।
अहमदाबाद में क्या दिख रहा है? क्या वहां लोग भरोसा कर रहे हैं सरकार की बात पर कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है? क्या वहां पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें हैं या नहीं है? क्या तस्वीरें? अहमदाबाद में परसों ये अफवाह काफी जोर से फैली थी और पूरे दिन अहमदाबाद में परसों रात देर रात तक पूरी रात हर एक पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी थी और कल का पूरा दिन भी दोपहर तक ऐसा ही माहौल था। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही सरकार ने काफी एडवाइजरी की और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये अफवाह है, काफी उसके ऊपर बातचीत की गई हुई, जिसकी वजह से अभी कतारें नहीं है। मैं अभी पेट्रोल पंप पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये 4 लगे हुए, लेकिन 4 में से हर एक जगह पर 1 या 2 ही बंदे खड़े हैं। कहीं पे भी पेट्रोल की अभी लंबी कतारें आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर भी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप इससे पहले 2 दिन में आए थे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं आई थी, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी आने की इधर। तो फिर ये हर जगह बता रहे थे कि पेट्रोल कम हो गया है, फिर भी आपने मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, पर अभी तक न्यूज पे नहीं आया ना कि पेट्रोल खत्म हो गया या कुछ भी। मतलब कि जो लोग अफवाह से दूर रहे हैं वो अभी पेट्रोल पंप पर नहीं आए हैं और 2 दिन में उनकी कतारें नहीं लगे थे। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मालिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की सिचुएशन 2 दिन कैसा माहौल था यहाँ पर। मंडे आफ्टरनून से थोड़ा पैनिक बाइंग हुआ था, पता नहीं किसी ने अफवाह फैला दी कि स्टॉक कम हुआ है। बाकी कंपनी की ओर से हम बिल्कुल ध्रुव आप देख पा रहे हैं कि कम से कम अहमदाबाद में ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों के अंदर अफवाहों का कोई डर नहीं है और पेट्रोल पंप पर सामान्य तरीके से काम हो रहा है। और चलिए अब अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां एक ऐतिहासिक पल के लिए मंच तैयार है। इंटरनेशनल फिल्म